नमस्कार। अक्सर ये बात कही जाती है कि भारत अपने आप में एक दुनिया है, पर कभी सोचा है ऐसा क्यों कहते हैं? आज हम कुछ हैंड रिटन नोट्स के जरिए इसी बात की तह तक जाएंगे। भारत की जो ये गजब की नेचुरल और ह्यूमन डाइवर्सिटी है, उसकी एक शानदार यात्रा करेंगे। तो सवाल यही उठता है कि भाई एक देश कैसे एक पूरी दुनिया जैसा लग सकता है? असल में इसका जवाब वो छिपा है इसकी हैरान कर देने वाली डाइवर्सिटी में। तो चलिए शुरुआत करते हैं पेड़ पौधों से। अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ कितने तरह के पौधे मिलते हैं? करीब 47,000। जी हाँ, 47,000। ये नंबर इतना बड़ा है कि भारत दुनिया के टॉप बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में से एक है। और रुकिए, कहानी सिर्फ पौधों पर खत्म नहीं होती। जानवरों की बात करें तो यहाँ करीब 90,000 प्रजातियां हैं। 90,000 मतलब ये आंकड़े हमें दिखाते हैं कि भारत का जो नेचुरल खजाना है वो असल में कितना ज्यादा रिच है। तो सवाल ये है कि ये हजारों तरह के पेड़ पौधे और जानवर रहते कहाँ हैं? चलिए अब चलते हैं भारत के जंगलों की सैर पर, जो इस देश का कह सकते हैं हरा कंबल। अच्छा, तो इन नोट्स के हिसाब से देखें तो भारत के जंगलों को मोटे तौर पर 5 टाइप में बांटा जा सकता है। इसमें आपको घने एवरग्रीन फॉरेस्ट भी मिलेंगे, सूखे कंटीले जंगल भी, पहाड़ों पर ऊंचे ऊंचे पेड़ वाले जंगल भी, और हाँ, समंदर के किनारे वाले वो खास मैंग्रोव फॉरेस्ट भी। अब इनमें से जो 2 सबसे कॉमन जंगल हैं वो हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन और ट्रॉपिकल डेसिडुअस, मतलब सदाबहार और पर्णपाती। इन दोनों के बीच का जो सबसे बड़ा अंतर है वो है बारिश। जहां एवरग्रीन जंगलों में 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश होती है और इसीलिए वो साल भर हरे रहते हैं, वहीं डेसिडुअस फॉरेस्ट में बारिश कम होती है, तो गर्मी आते ही ये पेड़ अपने पत्ते गिरा देते हैं। और ये सारी जानकारी देखिए, सीधे इन हैंड रिटन नोट से ली गई है। कितने साफ सुथरे तरीके से दोनों जंगलों का फर्क बताया गया है ना? यही क्लैरिटी हमें इस टॉपिक को आसानी से समझने में मदद करती है। हर जंगल की अपनी एक अलग पर्सनालिटी होती है ना, और वो पर्सनालिटी आती है वहाँ के पेड़ों से। जैसे एवरग्रीन फॉरेस्ट में आपको रोजवुड, महोगनी जैसे पेड़ दिखेंगे। डेसिडुअस में सागौन और पीपल आम है। पहाड़ों पर चले जाइए तो देवदार और सिल्वर फर, और मैंग्रोव की तो पहचान ही है मशहूर सुंदरी पेड़ से। तो ये जंगल सिर्फ पेड़ों का कलेक्शन नहीं है, ये घर है हजारों तरह के वाइल्ड लाइफ का। तो अब जाहिर है सवाल ये उठता है कि हमारी इस कीमती वाइल्ड हेरिटेज को बचाने के लिए आखिर किया क्या जा रहा है? देखिए, भारत कुछ सबसे आइकॉनिक जानवरों का घर है। सुंदरबन का रॉयल बंगाल टाइगर हो या फिर असम का एक सींग वाला गैंडा, भला इन्हें कौन नहीं जानता? ये सिर्फ जानवर नहीं है, ये तो भारत की जीती जागती पहचान है। तो इन जानवरों और इनके घरों को बचाने के लिए 3 तरह के प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए गए हैं। पहला है वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, जो मेनली जानवरों की सुरक्षा के लिए है। फिर आते हैं नेशनल पार्क्स, जो पूरे के पूरे इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं। और तीसरे हैं बायोस्फीयर रिजर्व, जहां कंजर्वेशन के साथ साथ लोकल डेवलपमेंट का भी ध्यान रखा जाता है। और ये कोशिशें कोई छोटी मोटी नहीं है। आज की तारीख में भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व, 107 नेशनल पार्क और 570 से भी ज्यादा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज हैं। मतलब ये एक जबरदस्त नेटवर्क है। तो ये तो हुई प्रकृति की बात। चलिए अब गियर बदलते हैं और उस दुनिया में चलते हैं जो इसी जमीन पर बसती है, मतलब इंसानों की दुनिया, जहां 1 अरब से भी ज्यादा कहानियां हैं। तो अब आते हैं लोगों पर। 2011 के सेंसस के मुताबिक भारत की आबादी थी 121 करोड़। जरा सोच कर देखिए, 121 करोड़। ये आंकड़ा ही अपने आप में बताता है कि इंसानी पैमाने पर ये देश कितना विशाल है। लेकिन ये पूरी आबादी देश में एक बराबर नहीं फैली है। कहीं बेहिसाब भीड़ है तो कहीं एकदम खुला खुला। एक तरफ है बिहार, जहां 1 स्क्वायर किलोमीटर में 1100 से ज्यादा लोग रहते हैं, और दूसरी तरफ है अरुणाचल प्रदेश, जहां उतने ही एरिया में सिर्फ 17 लोग। जमीन आसमान का फर्क है ना? तो चलिए इस आबादी के प्रोफाइल में थोड़ा और अंदर चलते हैं और कुछ और दिलचस्प बातें जानते हैं। तो सवाल है, भारत के लोग करते क्या हैं? देखिए, आज भी एक बड़ा हिस्सा, लगभग 64% लोग प्राइमरी सेक्टर यानी खेती किसानी जैसे कामों में लगे हैं। इसके बाद करीब 20% लोग सर्विस सेक्टर में हैं और 13% सेकेंडरी सेक्टर यानी फैक्ट्रियां वगैरह में। इससे हमारी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर साफ समझ आता है। एक और बहुत जरूरी आंकड़ा है सेक्स रेशियो का, मतलब हर 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं।
2011 में देश का एवरेज था 940। लेकिन असली कहानी राज्यों के फर्क में है। सोचिए, एक तरफ है केरल, जहां 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं, मतलब ज्यादा। तो वहीं दूसरी तरफ है हरियाणा, जहां ये आंकड़ा गिर के सिर्फ 879 रह जाता है। लेकिन चलिए एक अच्छी खबर की तरफ भी देखते हैं, और वो है लिटरेसी, मतलब साक्षरता के मामले में भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। जैसे 2001 में लिटरेसी रेट 65% था, जो 10 साल में 2011 तक बढ़कर 74% हो गया। ये एक अच्छी ग्रोथ है। यहाँ एक सवाल उठता है कि हम साक्षर या लिटरेट कहते किसे हैं? तो देखिए, 2011 सेंसस की परिभाषा बहुत साफ है। कोई भी इंसान जो 7 साल या उससे ज्यादा का है और किसी भी भाषा में समझकर पढ़ और लिख सकता है, उसे साक्षर माना जाएगा। अब एक बहुत ही चौंकाने वाला फैक्ट, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत की आधी से ज्यादा आबादी सिर्फ कितने राज्यों में रहती है? सिर्फ 5 राज्यों में। जी हाँ, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों में ही देश के आधे लोग रहते हैं। इससे पता चलता है कि हमारी पॉपुलेशन कितनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। तो अभी तक हमने जो देखा, उससे एक बात तो साफ है, भारत की कहानी के 2 पहलू हैं। एक तरफ है इसकी बेमिसाल प्रकृति और दूसरी तरफ है इसकी विशाल और रंग बिरंगी आबादी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। और यहीं पर आकर हम एक बहुत बड़े और शायद सबसे जरूरी सवाल पर पहुंचते हैं। एक ऐसा देश जहां इतनी जबरदस्त इंसानी और कुदरती डाइवर्सिटी हो, वहां 1 अरब से ज्यादा लोगों की जरूरतों और हमारी इस अनमोल नेचुरल हेरिटेज को बचाने के बीच बैलेंस कैसे बनाया जाए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना होगा।